मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है कि अहमद मंजूर, आप सबको पता लग ही गया नाम। कुछ लोग जो पहले से जानते हैं उनको शुक्रिया कि मुझे जानते हैं। मेरा 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस है आईसीटी इंडस्ट्री का। सिस्को एंड नेटवर्क्स, यू गाइस नो अबाउट नेटवर्क्स, राइट? तो नेटवर्क्स का मेरा 21 साल का तकरीबन एक्सपीरियंस है। 18 साल जॉब करता रहा हूँ, पिछले 4 साल से अपनी कंपनी चलाने की ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, अलग है चल। और डिफरेंट जो इनिशिएटिव्स हैं PIIC और डिफरेंट इस तरह के, उनमें मैं ब्लॉकचेन लीड ट्रेनर PSEB में भी हूँ और उसके अलावा बाकी भी कुछ जगहों पे अपना पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट एक कंपनी है, देन ANC टेक्नोलॉजीज है, इसी तरह पाकिस्तान स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अकेडमी मैंने एक बनाई है, वो भी एक है जो आगे चल के आपको जिसमें बहुत सारा कुछ इंशाल्लाह सुनने को मिलेगा। मैं बिटकॉइन पर नॉर्मली बात नहीं करता हूँ, ठीक है, ये मेरी एक वो है, ठीक है, मैं नॉर्मली ब्लॉकचेन पर बात करता हूँ। तो हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे, हम बिटकॉइन को बिल्कुल साइड पर रखेंगे। हाँ, उसकी मिसालें जरूर देखेंगे, लेकिन जैसे उसमें मेंशन था ना कि इज दिस ओनली अबाउट बिटकॉइन, नो इट इज नॉट, ठीक है। थोड़ी सी मिसकॉन्सेप्शन से स्टार्ट करते हैं। हमारे दिमागों में कुछ मिसकॉन्सेप्शन ऐसी चल रही हैं कि जी आपको बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे मिल जाएंगे जो कि ये बात कर रहे हैं कि यार बिटकॉइन जो है ना वो पता नहीं दुनिया चेंज कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ब्लॉकचेन यस, बिटकॉइन नहीं। बिटकॉइन मैं यानी कि मैं आज से नहीं, पिछले 3 साल से मैं लोगों को कह रहा हूँ 2025 में जाकर बिटकॉइन खत्म हो जाएगा। यानी एक कॉमन सेंस की बात ये सोचें सिर्फ कि जी जब सारी दुनिया अपनी डिजिटल करेंसी बना लेगी तो थर्ड पार्टी करेंसी का क्या काम है? कोई काम नहीं रहेगा। यानी ये कॉमन सेंस की बात। तो जो लोग कहते हैं ना ब्लॉकचेन बिटकॉइन है, वो गलत है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। देखिए, इसको ऐसे समझें कि ये आपका ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन के अंदर ये फाइनेंस का सेक्टर है, इसके अंदर ये क्रिप्टो करेंसी का, उसके अंदर ये एक छोटा सा डॉट है बिटकॉइन, बाकी उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें। जैसे अगर इसकी एक मिसाल दूँ, इंटरनेट है, इंटरनेट के अंदर सोशल मीडिया के अंदर ये जो छोटा सा जो है ना, ये फेसबुक कहीं पे पड़ा हुआ है, दैट्स वन साइड, और उसकी भी जो एड्स देते हैं आप लोग, बेसिकली वो हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये सेम चीज़ है, ये याद रखिएगा कि ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ा सरफेस है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम एक छोटी सी चीज़ के ऊपर एम्फसाइज कर रहे हैं कि भाई ये काम है बस, तो वो नहीं है, ठीक है। दूसरी बात आती है, ये मुझे बड़ी दफ़ा कॉल आती है, ये वाली कॉल, सर हमारे blockchain.com पे पैसे फंसे हैं, बताएं क्या करें। तो भाई blockchain.com ब्लॉकचेन ये ट्रेडिंग वेबसाइट है और कुछ नहीं, ठीक है। ये आपको, और जो पहली ब्लॉकचेन की एप्लीकेशन आई थी ना, वो आई थी 2009, इसका वाइट पेपर 2008 में लिखा गया, ये 2011 में बनी है। तो ब्लॉकचेन ना तो बिटकॉइन का एड्रेस लेना है, ना तो वो ओन करता है, ना वैसे, ठीक है। अच्छा, और ब्लॉकचेन के ऊपर मेनली काम कब होना शुरू हुआ? 2015 के बाद। ये बात इसलिए बता रहा हूँ, बहुत नॉर्मली लोग पता क्या कहते हैं कि जी हम लेट 4 पॉइंट इसके अंदर एंटर हुए, पाकिस्तान पीछे रह गया। नहीं, 2015 में इथेरियम आता है, 2015-2016 में, ठीक है, तब लोगों को पता लगता है इसके ऊपर ऐप्स बनेंगी। उससे पहले तो सिर्फ बिटकॉइन था। यानी अभी कल परसों किसी जगह पे किसी कॉन्फ्रेंस में था, मैं वहाँ पे बात हो रही थी कि यानी 2021 के शुरू में और 20 के एंड में 4000 क्रिप्टो करेंसीज थी, इस टाइम 10,000 से ऊपर जा चुकी हैं। मुझे नहीं पता लोगों ने इसके साथ क्या करना, ठीक है। कोई पैसे लेके भाग गया, फिर रोते फिरेंगे कि लो जी हमारे पैसे लेके भी चला गया, ठीक। सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर के लिए है, मैंने आपको भी बताया ब्लॉकचेन ना फाइनेंशियल सेक्टर कितना था। तो सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर नहीं, आप किसी भी सेक्टर में जहां पे इंटरनेट यूज कर सकते हैं, आप वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। लाइक सप्लाई चेन में यूज करें, जहां पे आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए ना, आप चीजों को ट्रैक करना चाहते हैं, वहां पे आप इसको यूज करना शुरू करें। सो दैट्स नॉट ओनली फॉर फाइनेंस। इसके बाद बात आती है, इसके ऊपर प्राइवेट इंफॉर्मेशन रखेंगे तो क्या होगा? मैं अपनी लोगों के लिए परेशानी का बायस बन जाती है एक चीज कि जी हम तो अपना जो प्राइवेट डेटा है ना वो रख देंगे इसके ऊपर, तो ये तो डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, अब क्या होगा? वो तो कोई भी देख सकता है। जैसे हम यहाँ पे कुछ लोग जो इकट्ठे हैं, ठीक है, मेरा डेटा इनके पास भी पड़ा है, इनके पास भी पड़ा, सबके पास पड़ा हुआ है। अब मेरा कोई नहीं देख सकता, क्योंकि फिलहाल लैंग्वेज यूज करते हैं नॉर्मली, उसके ऊपर एक पासवर्ड लगाओ,
जैसे आपका जीमेल का अकाउंट इनके पास भी है, उनके पास भी है, उनके पास भी है, ईमेल है ना, उसको जाके पासवर्ड दिए बगैर तो उसको चेक नहीं कर सकते उसके अंदर। ऐसे ही सेम चीज यहाँ पे नहीं, आपका डेटा पड़ा होगा लेकिन इनक्रिप्टेड होगा, उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक वर्ड है नॉर्मली लोग ना इसके ऊपर बात करते हैं कि अच्छा जी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है ना शायद कोई लोग हमारी जमीनें अपने नाम लिखवा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का अभी तक कोई लीगल वैल्यू नहीं है, आगे चल के यस मे बी, लेकिन अभी तक कोई लीगल वैल्यू नहीं। जैसे ये सिर्फ लाइन ऑफ कोड है जो कि आपकी चीजों को ऑटोमेट कर देता है। अभी आगे चल के इसके ऊपर और बात करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको कुछ मिसालों से बताऊंगा क्योंकि मैं ना नॉर्मली एग्जांपल देके बात कर रहा हूँ नॉर्मल लाइफ की, तो इसलिए उस पर बात करूंगा इंशाल्लाह। ब्लॉकचेन सिर्फ पब्लिक नेटवर्क में आता है, इसकी टाइप्स हैं, यानी अगर मैंने किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना हो ना, अब क्या होगा वहां पे आप क्या करेंगे, वहां पे आप पब्लिक बनाएंगे ब्लॉकचेन, नहीं प्राइवेट ब्लॉकचेन बनाएंगे। तो पब्लिक और प्राइवेट दो तरह की टाइप्स होंगी, आगे चल के टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको मिलेगी, ऐसा नहीं है कि जी तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें जो दुनिया ना आपके सामने एक हवा बना के पेश करती है कि ब्लॉकचेन तो पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं, यानी चेंजेस आनी जरूर हैं लेकिन हवा सिर्फ यानी कि भाई क्रिप्टो करेंसी है, नहीं सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं, आप क्रिप्टो करेंसी में आएंगे तो फायदा होगा, नहीं क्रिप्टो करेंसी वैसी क्लैप्स कर देंगी 2-3 साल बाद। चाइना ने उसको बैन कर दिया, उन्होंने क्यों किया, उन्होंने अपना डिजिटल युआन जो है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। कल को पाकिस्तान अपनी डिजिटल करेंसी लाता है, क्यों वो बंद नहीं कर सकता सारी की सारी, यानी टोटल 80,000 या 12,000 उसकी जो है नोड्स हैं सारी की सारी, ठीक है। उन नोड्स को बंद करना, लोग नहीं मानते इस बात को लेकिन मैं मानता हूँ कि बंद फ़ौरन हो सकती हैं। लोग कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो चाइना की मिसाल देते हैं, चाइना पता नहीं क्या करा, चाइना ने बैन कर दिया वहाँ पे सारा कुछ, आप प्राइवेटली नहीं चला सकते वहाँ पे ब्लॉकचेन सॉरी बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज के कोई भी माइनिंग और ये मशीनें आप नहीं लगा सकते। और वैसे भी इसकी एक और मिसाल भी, कल मैं एक जगह पे बात कर रहा था, यार आप मुझे पता कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करने को कह रहे हैं, किस तरीके से उसकी मैं मिसाल दूं। अगर आपको आज कोई कहे जाके 386 में काम करना शुरू कर दें, करेंगे? 386 जो आता था, मैंने बाय द वे पहला PC 386 यूज़ किया था, ठीक है। तो आपको कोई कहे कि भाई 386 में काम करना शुरू कर दो, नहीं करेंगे ना। तो आप मुझे माइनिंग मशीन या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करने की बात कर रहे हैं जो कि 2009 में बनी है, 2008 की टेक्नोलॉजी है वो, जो कि अब आप मुझे इस 2021 में कह रहे हैं यूज़ कर लो, क्यों? वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो उसका लिखा गया था तब था, तब के रूल्स तो चले समझ आते हैं कि वो उसको शायद सिक्योर करते हो, क्या आजकल के करते हैं? नहीं, सारा कुछ चेंज हो गया। इंटरनेट से शुरू करते हैं। इंटरनेट जब नया नया आया ना, मैं अपनी मिसाल ही देता हूँ यहाँ पे, कि मैंने जो पहली ईमेल की थी ना, अच्छा उससे पहले पीछे चले जाते हैं थोड़ा, जब हम पढ़ते थे ना तो हमें कहा जाता था कि आगे चल के ना एक दौर आएगा, आप सेकंड्स में जो है ना चीज़ें भेज दिया करेंगे दूसरों को। अच्छा, हम बड़े परेशान हो गए, नहीं सर ऐसा कैसे हो सकता है। अब जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि जी मेरा ब्रॉटअप जो है बाय बर्थ आई एम फ्रॉम सऊदी अरेबिया, मेरा ब्रॉटअप दुबई और मिडल ईस्ट में ज़्यादा हुआ हुआ है। तो पेरेंट्स को जब हम ख़त लिखते थे ना तो एक हफ़्ता जाने में लगता था, एक हफ़्ता वापस आने में लगता था, ठीक है। एक आप लोगों ने मिसाल सुनी होगी, 10 बजे के बाद किसी को कॉल करते थे ना तो वो होता था कि कोई बुरी खबर है भाई, 10 बजे के बाद कॉल नहीं करनी किसी बंदे को। अब वो एक टाइम था, तो इसलिए हम लोगों को पता है कि जिन्होंने 15-15 दिन इंतज़ार किया हुआ उस चीज़ का कि ईमेल का क्या बेनिफिट है, आजकल के बच्चों को क्या पता। जैसे पिछले दिनों, कल परसों मैं एक ट्वीट मैंने शेयर किया था अपने उसके ऊपर फेसबुक पे कि जी एक बंदे के साथ ना उसने क्या, वो फ्लॉपी ड्राइव नहीं होती 3 आया करती थी, जो पता नहीं आप में से किसी ने देखी हुई है? सर आपने देखी हुई है? अच्छा, उससे पहले टेप ड्राइव आती होती थी। मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट टेप ड्राइव पे दिया था। टेप ड्राइव जैसे वो देखी होगी, कैसेट तो देखी हुई है, उस तरह की डिस्क होती थी जो IBM के अंदर जो है ना उसके सर्वर में लगती थी, उसके ऊपर आप बाकायदा काम करते होते थे, ठीक है। तो अब उसके बाद बड़ी फ्लॉपीज़ आ गई। अच्छा, वो फ्लॉपी जो है ना, वो एक बंदे ने क्या किया जी, उसने ना जाके अपने बच्चों को दिखाई, देखो ये फ्लॉपी है। तो उस बच्चे का आगे से रिस्पॉन्स ये था कि ये आप सेव का जो बटन है उसका 3D प्रिंट लेके आए हैं। कहने का मकसद ये है कि ये ईमेल, अब इंटरनेट की जो पहली चीज़ थी ना, पहली इम्प्लीमेंटेशन थी, वो थी ईमेल। मैंने पहली ईमेल, मुझे याद है एक ऑफिस में, हमारे गुलशन इकबाल में एक ऑफिस होता था, वहाँ पे जाके 1000 रुपया दे के एक ईमेल की थी। आज मैं किसी बच्चे को बताता हूँ ना 1000 रुपया दिया था एक ईमेल के लिए, कहते पागल है बेवकूफ़ आदमी क्या बात कर रहा है, ठीक है।
जैसे मैं जब ये बताता हूँ ना कि मेरी सिम थी जैज़ की, तब मैंने 19,000 रुपये की सिम ली थी। आज इंसान सोच भी नहीं सकता ये बात कि फ्री में मिल जाती है यार, पागल आदमी, ठीक है ना। तो पहली जो इम्प्लीमेंटेशन इंटरनेट की हुई वो थी ईमेल। तो क्या मैंने इंटरनेट पूरा यूज़ कर लिया? मैं 94 की बात कर रहा हूँ, 94 में मैंने पहली ईमेल की थी। तो क्या मैं यहाँ पे पूरा यूज़ कर चुका हूँ इंटरनेट? नहीं। उसके बाद अगली स्टेज आती है 2006-2007, स्ट्रीमिंग मीडिया, यूट्यूब आ गया आपके सामने IPTV आ गया। यही कुछ हुआ ना। उस IPTV से पहले क्या होता था, छोटे टीवी आते होते थे, और जिसके पास छोटा टीवी होता था ना, बड़ा फैसिनेशन हुआ करती थी कि जी उसने रेडियो की तरह टीवी पकड़ा हुआ और जा रहा है, तो कहते थे वही देखो यार टीवी को कहीं भी ले जाता है ये। अब हर बंदे के मोबाइल में है। ऐसा ही है, आप लोग यूट्यूब पे जाके ड्रामास की रिपीट टेलीकास्ट देख लेते हैं। पहले ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने अपने बच्चों को एक दिन बताया कि यार 9:30 बजे के बाद ना टीवी बंद हो जाता था। तो ये कौन सा दौर था, टीवी कैसे बंद हो सकता था? टीवी बंद हो जाता था, ठीक है, उसके बाद चैनल क्लोज हो जाता था। तो स्ट्रीमिंग मीडिया का दौर आता। देन आजकल जिस दौर में हम जी रहे हैं वो सोशल मीडिया का दौर है, वेयर एवरीबडी इज कनेक्टेड टू एवरीबडी ऑल द टाइम। यानी मैं अभी आते हुए फेसबुक, पूरा रास्ता मोटरवे पे फेसबुक देखता आ रहा हूँ, सबको पता मैं कहाँ फिर रहा हूँ। ब्लॉकचेन की पहली इम्प्लीमेंटेशन आती है बिटकॉइन। तो क्या इस तरह से हमने क्या इसका पूरा यूज़ कर लिया हुआ एक दफ़ा में? पहली इम्प्लीमेंटेशन थी ना, तो अब हमने उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया। मैं अगर आपको यहाँ पे कहूँ, अभी बिटकॉइन कितने लोग यूज़ कर रहे हैं पूरी दुनिया में? यानी 10 नहीं तो 15% कर रहे होंगे। पूरी दुनिया की आबादी की बात कर रहा हूँ मैं, कम होंगे, 5% होंगे शायद मैं, यानी 10%, यानी कि अगर हाइपोथेटिकली बात करें, चले 10-15% कर देते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी इम्प्लीमेंटेशन ये होने वाली है आइडेंटिटी मैनेजमेंट। यानी आप सोचें जितनी आबादी है आपकी, वो सारी की सारी यूनिक आइडेंटिटीज़ के साथ ब्लॉकचेन पे और इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाए। तो ये सबसे बड़ी इम्प्लीमेंटेशन बन गई ना ऑटोमेटिकली। अभी तो कुछ भी नहीं है। देन अगली चीज़ आती है सप्लाई चेन। सप्लाई चेन हर बंदा यूज़ करता है, ऐसा ही है। इवन आपके घरों में सप्लाई चेन है इस टाइम। तो सप्लाई चेन, आप घर का सप्लाई चेन भी तो बना सकते हैं इसके ऊपर बड़ी आसानी से। यानी आप पूरी चीज़ को मैनेज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी, तो इससे बड़ी इम्प्लीमेंटेशन ये आ गई, सबसे बड़ी इम्प्लीमेंटेशन। और दूसरे नंबर पे आ गई सप्लाई चेन। अगेन अगर आपसे कोई बात करे कभी, उसको सिर्फ ये वाली मिसाल दीजिएगा कि ईमेल पहली इम्प्लीमेंटेशन थी इंटरनेट की, क्या हम पूरा इम्प्लीमेंट कर चुके थे? उसके बाद हमने कितनी चीज़ें और एक्सप्लोर की हैं। बाय द वे 30 साल गुजरने के बाद इंटरनेट के, आज 2020-21 की हम बात कर रहे हैं, आज भी लोगों ने उसका फुल यूज़ नहीं किया। आज भी दुनिया सोचती है कि अच्छा और क्या क्या एप्लीकेशन इस पर बन सकती हैं। यानी अगर पेंडेमिक ना आता, हम ऑनलाइन एजुकेशन के, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन एजुकेशन पे जाते कभी भी ना जाते। वर्क फ्रॉम होम का कोई कॉन्सेप्ट होता कभी भी ना होता। मैं जब 2015 में वापस आया था ना पाकिस्तान, तो मैं लोगों को समझाता फिरता था कि यार वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट है। एक मिसाल देता हूँ, PTCL में जॉब करता था, तो वहाँ पे ना मैंने उन्होंने टेली प्रेजेंस का सिस्टम लगाया हुआ था लाहौर में, यहाँ पे पेशावर में भी है, इस्लामाबाद में भी है। तो वो लोग क्या करते थे, वो अपने ऑफिस से उठते थे, वैगन में बैठते थे, गाड़ियों में बैठते थे और दूसरे ऑफिस जाते थे टेली प्रेजेंस करने के लिए, ताकि बाकी तमाम डिपार्टमेंट से उनकी बात हो सके। तो मैं सिस्को से, मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से उठ के गया था। मैंने वहाँ पे उनको आइडिया पिच किया। मैंने कहा यार ये सॉफ्टवेयर आता है वेबएक्स जैसा, आप इसको इंस्टॉल करें, यहाँ पे बैठ के काम करें। उनके एक बहुत बड़े ओहदेदार ने मुझे ये बात की, यानी मेरी आगे कंप्लेन कर दी उस बंदे ने, देखो हमें काम करने से रोकता ही है। मैंने कहा मैं तो आपको एफिशिएंट बना रहा हूँ ताकि आपका खर्चा बचेगा, ऑपरेशनल कॉस्ट बचेगी, आपका ट्रैवल बचेगा, आप ज़्यादा काम कर सकेंगे। वो मुझे बाद में समझ आई कि वो तो टाइम पास होता था, यहाँ से निकल के वहाँ जाना, वहाँ से वापस आना, ठीक है टाइम पास है ना, घंटा 2 लगेंगे, ट्रैफिक में फंसेंगे, पूरा दिन गुजर जाएगा। यहाँ पे बैठेंगे तो 10 मिनट की मीटिंग है, 15-20 मिनट की, वो तो फ़ौरन हो जाएगी, फिर तो काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बाद में उन्हीं साहब से मेरी बात, उनको अल्लाह ताला रहमत फरमाए, कोरोना हुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत फरमाए, सेहत है, आप सेहतयाब है माशाल्लाह। तो मैंने ना उनको फ़ोन किया है हाल चाल पूछने के। मैं कहा सर मिलें फिर? नहीं ऑनलाइन यार मीटिंग कर लेंगे। तो द पॉइंट इज़ कि चीज़ें चेंज हो रही हैं। हमारे अंदर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, हम अडेप्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाते, हम चीज़ों को अडेप्ट नहीं करना चाहते। हम कहते हैं यार देखी जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, ब्लॉकचेन क्या है? अगर मैं एक हेलीकॉप्टर व्यू में बात करता हूँ,
बिल्कुल, ठीक है, हम एक अपर लेयर पे बात करते हैं। तो आप इसको ऐसे सोचिए, एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है ये, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, मैं बाय द वे एक और चीज़ बताता हूँ, बिटकॉइन की जो असलियत है ना, वो रसीदें हैं असल में। कैसे? आप हार्ड कैश देते हैं, उसकी जगह आपको एक रसीद मिल जाती है। मैं समी साहब के पास जाता हूँ, इनको मैं 1000 रुपये का नोट देता हूँ, ये मुझे ना एक पर्ची काट के दे देते हैं, आपका 1000 रुपये मैंने जमा कर लिया, ठीक है। अब मैं आगे से क्या कर रहा हूँ, वो 1000 रुपये उधर 1000 रुपये पड़ा हुआ है, मैं जाके दान भाई को देता हूँ, दान भाई 2000 का ले लो, 1000 रुपये उधर पड़ा। ये असल में बिटकॉइन, ठीक है, पर्चियाँ बेची जा रहे हैं और लोग उस पर मिलियनियर बने हुए हैं। किस तरह का मिलियनियर बना हुआ बंदा, लाइक के जी जैसे गेम में आपको पैसे मिल रहे होते हैं ना, हकीकत में ठीक है आप उसको कैश करवा लें, एक अलग चीज़ है, लेकिन वो जब पैसे ऊपर नीचे होते हैं ना, फिर बंदा सोचता है ये क्या है। तो उसको हमेशा याद रखिएगा, दैट इज़ जस्ट लाइक ए समथिंग। अच्छा, ब्लॉकचेन की मैं बात करने लगा था। देखें, ब्लॉकचेन एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है, आप उसमें किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड रख लें। अच्छा, अब रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम तो डेटाबेस तो हमारे पास ऑलरेडी, अब क्या करें, डेटाबेसेस तो हमारे पास ऑलरेडी है ना। अब आप उसको लें इस तरीके से कि जी ये एक इम्यूटेबल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है। इम्यूटेबल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम का मतलब ये है आप इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें और ऐड करते हैं, इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज इम्यूटेबल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। यानी ये सेंट्रलाइज से हटके अभी तक जितने डेटाबेस चल रहे हैं वो सेंट्रलाइज चल रहे हैं। क्यों सेंट्रलाइज, अभी आगे चल के और बात करते हैं इस पर। सेंट्रलाइज का क्या मतलब है? सेंट्रलाइज का मतलब ये है कि जी कोई भी आपको कभी भी ब्लैकमेल कर सकता है। मैम आपका गुड नेम? आलिया। मैम आलिया के पास जो है ना, मैं अपना कुछ डेटा रखवाता हूँ, ठीक है। मैम आलिया कहती हैं मुझे तो आप 1 करोड़ रुपया दें तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब 1 करोड़ तो नहीं है, वो 50 लाख पे बात मुकती। बाय द वे 50 लाख भी नहीं है, चलो बहरहाल बात मुक जाती है, किस्तों पे आ जाती है बात, ठीक है। अब क्या होता है, वो ब्लैकमेल कर सकती हैं इस तरीके से, मैं नहीं देती डेटा, कर लें जो करना आपने, मतलब भाग जाए यहाँ से, ठीक है, मैं तो रह गया वहाँ पे, ऐसा ही है। डिसेंट्रलाइज का फ़ायदा ये है कि अब जितने लोग बैठे हुए हैं सबके पास सेम कॉपी पड़ी हुई है डेटा की। अब मुझे आके कोई बंदा कहता है ना, मैम कहती हैं अहमद साहब मैं आपको डेटा, मैं कहूँ ठीक है ना करें, मैं कहीं और से एक्सेस कर लेता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का, कि आपका सेम डेटा मल्टीपल जगहों पर पड़ा। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने एक बात की थी जो प्राइवेट डेटा वाली, कि कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। नहीं, आप मेरे डेटे को नहीं देख सकते, आप मेरे डेटे को नहीं देख सकती, अदान भाई मेरे डेटे को नहीं देख सकते, क्योंकि वो सिक्योर्ड है। क्या सिक्योर्ड है वो भी आगे चल के बात करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे ना कभी भी ब्लॉकचेन की, तो वो दैट इज़ डिसेंट्रलाइज इम्यूटेबल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर। एक चीज़ और याद रखिएगा टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से, इस टाइम आपके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स खड़े हुए हैं, आपने सिर्फ चीज़ों को ऐड करना है स्मार्टली। आप दुनिया में बहुत आगे जा सकते हैं। लोग मेरे इस बात पे बड़ी मुखालफत करते हैं कि जी ये अहमद साहब कैसे कहते हैं कि जी हम 10 साल में दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। मैं 10 साल नहीं 5 साल में कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी खड़े हुए हैं। आपकी जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा नेक्स्ट जो बिग स्टेप होता है वो हाफ टाइम में होनी शुरू हो जाती है। हाफ टाइम का क्या मतलब है, अगर आप पिछले यानी 2000 से पहले पिछले 40 साल देखें, बड़े क्रिटिकल थे, हमने अपने आप को बिल्ड किया, खड़ा किया, एक जगह पे पहुंचे। अब पिछले 20 साल आप देख लें, डेटा सेंटर्स बन चुके हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग आ चुका हुआ है, टेलीकॉम इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ जा चुकी हुई है, ये पिछले 20 साल में हुआ। अब अगले 10 साल में आपको वो डिज़ास्ट्रिक चेंजेस देखने को मिलेंगी, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। यानी आप सिर्फ सोच के देखें, जैसे मैं वो हम लोग बैक टू द फ्यूचर 2 मूवी किस किसने देखी हुई है? देखी हुई है बैक टू द फ्यूचर 2 मूवी? नहीं देखी तो देखिएगा जब भी आप लोगों को टाइम मिले। खैर आप जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो बड़ी आसान चीज़ रहेगी टू बी ऑनेस्ट, कि जी अच्छा ये है। लेकिन जब हम लोगों ने 1980s में वो चीज़ देखी थी ना, उसमें होलोग्राम, वीडियो कॉलिंग, ठीक है, उड़ती हुई गाड़ियाँ, हमारे लिए बहुत बड़ी फैसिनेशन थी है। और मैं कई दफ़ा लोगों को ये कहता हूँ, यानी और बाय द वे अपने बच्चों पे ये इम्प्लीमेंट भी करता हूँ चीज़, मैं उनको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि यार एक तो वो उम्रो यार टाइप की स्टोरीज़ होती हैं ना, अलादीन का चिराग, वो ना सुनाएं लोगों बच्चों को आजकल के। उनको बताएं कि आगे चल के दुनिया ने जाना किस तरफ है, टेक्नोलॉजीज़ ने किस तरफ जाना है, वो आपको कहाँ लेके जा सकती हैं। दैट इज़ द फैसिनेशन लाइफ।
वो मेरे ध्यान में आइडिया आता है, वो बैक टू द फ्यूचर 2 मूवी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी ज़रूर देखिएगा, आपको ये तमाम चीज़ें वहाँ पे नज़र आएंगी कि ये उस बंदे ने 1986 में, शायद 86 की मूवी है शायद, ठीक है, तब उस बंदे ने वहाँ पे ये बातें की हुई हैं कि वीडियो कॉलिंग होगी, वीडियो डोरबेल होगी, ठीक है, और बेतहाशा चीज़ें उसने बताई हुई हैं वहाँ पर, तो वो ज़रूर देखिएगा। तो आपकी जो पुरानी टेक्नोलॉजीज़ है ना, वो जुड़ना शुरू हो जाती हैं एक्चुअली आगे चल के। अच्छा, अब होता क्या, यहाँ पे भी 3 टेक्नोलॉजीज़ हैं बेसिकली जिनके ऊपर ब्लॉकचेन खड़ा हुआ है, जिनमें से एक है लेजर। लेजर आज से 7-8 हज़ार साल पहले यूज़ किया गया था। जैसे आप इसकी मिसाल कैसे ले लें, बाय द वे हम सारे एक लेजर अपने पास रखते हैं सारा टाइम, उसको कहते हैं दिमाग। होता क्या है, मैं चले हम 7,000 साल पहले नहीं जाते, हम 1500 साल पीछे चले जाते हैं। हुफ़ाज़े कराम आए, कुरान करीम उतरा, हुफ़ाज़े कराम बनाए गए, ऐसे ही हुआ ना। तब से लेकर आज तक कितने गलत कुरान करीम मार्केट में लेके आए गए हैं। बड़ी कोशिश हुई है कि जी गलत कुरान करीम आ जाए, उसमें ज़ेर ज़बर ये वो, आपको बाकायदा सर्टिफिकेट लेना पड़ता है एक जगह से जाके कि आप जो कुरान करीम प्रिंट कर रहे हैं वो ओरिजिनल है कि नहीं है उसको। तो वो थोड़ी देर के लिए सोचें कि वो जितने हुफ़ाज़े कराम है वो एक एक कंप्यूटर नोड है। थोड़ी देर के लिए सोच लें, नेटवर्क पे बैठे हुए एक एक कंप्यूटर की नोड है, और जैसे कोई गलत एंट्री होने लगती है ना किसी चीज़ की, वो फ़ौरन कहते हैं यार ये डेटा गलत है या ये डेटा पहले से एग्जिस्टेड है। ये काम है यहाँ पे लेजर का, ठीक है। देन क्रिप्टोग्राफी, पहली दफ़ा इसको प्रैक्टिकली यूज़ किया गया था। आप चारों में से फेक ही लैंग्वेज आती है किसी? क्रिप्टोग्राफी जो है ना, वो पहली दफ़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, सीख लेना यार, बड़ी मज़े की लैंग्वेज होती है, ठीक है, बताता हूँ क्या होती है। अच्छा, मुझे आती नहीं है लेकिन फिर भी बताता हूँ। अच्छा, क्रिप्टोग्राफी जो है ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ होती है, जब एक स्पाई अपनी चीज़ें दूसरी जगह पे भेजती है, ठीक है, ग्रीन हाउ करके कुछ नाम था, ठीक है। अच्छा, उससे पहले इजिप्शियंस यूज़ करते थे इस क्रिप्टोग्राफी को, यानी वो हुआ ये कि मैं ना PIIC में बता रहा था, मैं उसको वो यकदम बंदे को, सर पहली दफ़ा तो इजिप्शियंस ने यूज़ की थी। मैं कहा भाई इजिप्शियंस ने भी की थी लेकिन उन्होंने लोकल की थी। वो क्या करते थे, जब अब उन्होंने यानी बादशाह से या अपनी गवर्नमेंट के लोगों से ना, जैसे हम पार्लियामेंट की बात करें, उन्होंने कोई एक दूसरे को कोई पैगाम भेजना ना, तो वो उसको क्रिप्टोग्राफिकल लैंग्वेज में भेजते थे, ठीक। फेक ही लैंग्वेज ना, जब हम छोटे होते तो वो हमारी बहनें कज़नें वो आपस में ना फफा फुफा फुफा फफा करके पता नहीं क्या बातें करती रहती थी, हमें कख नहीं समझ में आती थी। तो वो दैट इज़ क्रिप्टोग्राफिकल लैंग्वेज, जिसमें बेसिकली जो बोलने वाला होता है और सुनने वाला होता है उसको पता है उसने फे या एफ कहाँ पे लगाना है, ठीक है ना, उसको पता है कि उसने किस चीज़ को रिप्लेस करना है, तो दैट इज़ क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। तीसरी चीज़ है कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग 1980s में लोगों के सामने आती है, यानी इंटरनेट आता है, पहली दफ़ा इसको बनाया जाता है तो जी एक ही हॉस्टल के लड़कों ने आपस में बात करनी है, एक प्रोग्राम भेजना है। आप लोगों में से मुझे नहीं पता कमांड प्रॉम्प्ट किस किस ने यूज़ किया हुआ है। जब हम कमांड प्रॉम्प्ट पे बात करते थे ना, तो होता ये था कि IP के ऊपर हम लोग पैगाम भेज देते थे मैसेंजर की तरह, किया हुआ है? अच्छा, पता नहीं, अब तो पता नहीं कमांड प्रॉम्प्ट विंडोज़ में आता भी है कि नहीं, मुझे नहीं आता है। अच्छा, तो उसमें अगर आप सेम लैन पे बैठे हो ना, तो आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को पैगाम भेज सकते हैं। इस चक्कर में नेटवर्किंग क्रिएट की गई थी, और यहाँ पे पीयर टू पीयर नेटवर्किंग का आर्किटेक्चर यूज़ हो रहा है डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, कि एवरीबडी इज़ कनेक्टेड टू एवरीबडी, ताकि वो दूसरे का डेटा एक्सेस कर सके। तो ये तीनों टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, इनके ऊपर ब्लॉकचेन खड़ा। अगर कोई कहता ना नहीं जी कोई नई चीज़ आ गई है, मेरा ख्याल अब आप उसकी लतरौल करने के उसमें हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन दिमागों में आता है कि ब्लॉकचेन को ब्लॉकचेन क्यों कहते हैं। हमें ये तो समझ में आ गई कि ब्लॉकचेन की हेलीकॉप्टर व्यू में तारीफ़ क्या है, बेसिकली डेफिनेशन क्या थी, ठीक है। अब अगला स्टेप चाहते हैं कि इसको ब्लॉकचेन, अच्छा सबसे पहले तो एक समझ लें कि ब्लॉक क्या होता है। ब्लॉक के अंदर ना डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, अभी हम उस इन्फॉर्मेशन की डिटेल में नहीं जाएंगे, आप उसको कुछ भी कह लीजिए, मल्टीपल। अच्छा, एक और टर्मिनोलॉजी जो ट्रांजैक्शन यूज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजैक्शन। अच्छा, ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं हम? ट्रांजैक्शन होती है आपकी जिसे कह लीजिए एक रिकॉर्ड जो है ना, उसको हम ब्लॉकचेन की ज़ुबान में ट्रांजैक्शन कहते हैं। अच्छा, अब ट्रांजैक्शन का वर्ड क्यों लोगों की ज़ुबान में चढ़ गया? रीज़न थी बिटकॉइन, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर की चीज़ थी तो लोगों ने कहा ट्रांजैक्शन होनी शुरू हो गई। लेकिन ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजैक्शन का मतलब है एक रिकॉर्ड जो ऐड हो रहा है, वो कोई भी रिकॉर्ड हो सकता है, यानी वो आपका टिकटिंग का रिकॉर्ड हो सकता है। अभी आगे चल के यूज़ केसेस में जब बात करेंगे तो आपको ये टर्मिनोलॉजी और समझ में आएगी। तो बस ये याद रखिएगा
कोई भी एक रिकॉर्ड को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं ब्लॉकचेन की ज़ुबान में, ठीक है। अच्छा, अब ब्लॉक के अंदर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होंगी, उसका कोई डेट टाइम ब्ला 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 कुछ इन्फॉर्मेशन आपने रखी होगी, दैट इज़ ब्लॉक, ठीक है। ये क्या करता है, एक ब्लॉक अपनी एक इंफॉर्मेशन अगले ब्लॉक से शेयर कर देता है, उसको हम कहते हैं हैश की, ठीक है। वो क्या करता है, जैसे यहाँ पे आपको ब्लॉक नंबर 42, 43, 44 नज़र आ रहा है, ठीक है। ये अपना एक हैश क्रिएट करेगा अपने डेटा की बेस पे, जो कि पूरी दुनिया में इंडिविजुअल होगा, यूनिक होगा, उसको वो शेयर कर देगा अगले के साथ। सिंपल, पूरा डेटा नहीं भेज रहा, सिर्फ एक की भेज रहा है वो उसने, और वो आगे से आगे से आगे। जो पहला ज़ीरो होगा ना ब्लॉक, उसका कुछ नहीं होगा बैक पीछे, उसको हम कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक, ठीक है। अब वो चलता जा रहा है, अब ये एक चेन क्रिएट हो जाएगी। अब सपोज करें एक हैकर आता है, वो यहाँ से जो है ना ब्लॉक नंबर 43 को निकाल लेता, वो दोबारा पुट ऑन नहीं कर पाएगा इसको, बिकॉज उसने टाइम स्टैम्प चेंज की, उसने कोई और चीज़ चेंज की, करता करता तो वो हैश चेंज हो गया। अब ये हैश चेंज हो गया, ये अगले से नहीं मिल रहा, ये वाला पिछले से नहीं मिल रहा, वो ऐड कैसे करेगा? और जब तक इतने एक ब्लॉक को निकालने में जितनी देर टाइम उसने लगाया ना। अच्छा, बाय द वे कुछ लोग कहते हैं कि जी ये जो उनके पास कुछ डेटा पड़ा हुआ है कि बिटकॉइन जो है ना उसको वो कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। नहीं ट्रैक कर सकते, टेक्नोलॉजिकल इम्पॉसिबल। कैसे, बता देता हूँ। हैश को ब्रेक करने के लिए ना, ये ब्लॉक का हैश है, इसको ब्रेक करने के लिए यू नीड क्वांटम कंप्यूटर, बिकॉज इसके 4 बिलियन कॉम्बिनेशंस बनते हैं। इसको ब्रेक करना है आपने, तो इसके पीछे वो प्रोटोकॉल फिर कभी डिटेल में इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, यानी आप जो खुद रिसर्च कीजिएगा थोड़ी जाके, दैट इज़ SHA 256, यानी 2⁻²56 कॉम्बिनेशंस बनते हैं उसके, ठीक है। सो यू नीड क्वांटम कंप्यूटर फॉर दैट। ये भी एक हैश को ब्रेक करने की बात हो रही है, इसके अंदर मल्टीपल हैशेज हैं, ठीक है। सो वो जो लोग सो कॉल्ड बात करते हैं ना कि नहीं जी हमने तो पता नहीं किस किस को ट्रैक कर लिया, ये ऐसे कर लिया, तो वो टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है मेरी? तो ये पूरी चेन, वो जो लोग, अच्छा दूसरी बात, वो जो लोग बात करते हैं ना जी इतने हमारे कॉइन्स गुम हो गए और लुट गए, बर्बाद हो गए, हमें तो लोगों ने हैक कर लिया, वो सिस्टम का फ्लॉ नहीं है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का फ्लॉ है। यानी मुझे जब कोई बंदा कहता है ना कि जी बिटकॉइन को जी आप जो है ना पाकिस्तान में बड़ी कोई इकोनॉमिकल आप तरक्की लेके आ सकते हैं और ये कर सकते हैं और वो कर सकते हैं, मेरा उनसे सादा सा क्वेश्चन होता है, आप कैसे मुझे ये कह सकते हैं कि मैं एक थर्ड पार्टी बनाया हुआ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है या एक थर्ड पार्टी बनाई हुई एप्लीकेशन है, मैं उस पर बिलीव करना शुरू कर दूँ? अभी एक वो व्हाट्सएप वाला रौला हुआ था, याद है? उन्होंने सिर्फ इतना कहा था हम आपका डेटा शेयर कर देंगे। खैर वो लीक, वो मैं उसको नॉर्मली कहता हूँ, वो उन जो बंदा बात कर रहा था ना उसके मुंह से गलती से लीक का वर्ड निकल गया, उसको याद नहीं आ रहा होगा ना, मेरे जैसा भुलक्कड़ आदमी होगा, उसने ये बात करते करते एकदम कहा वो यार डेटा लीक कर देंगे, वो लोगों ने लीक का वर्ड पकड़ लिया, ऐसा ही हुआ। तो वो सबको परेशानी पड़ गई, वो व्हाट्सएप तो हमारी बातें सुनता, मैं कहा इतने हम इंपॉर्टेंट यार, बड़ी गल है उनको और कोई काम नहीं है, हमारी बातें सुन रहे हैं, ठीक है। इसका मैकेनिज़्म अगर यानी हम टेक्नोलॉजी की बात करें, अभी आगे चलते हैं। देखें, आप जब मोबाइल में कोई ऐप करते हैं ना, कई दफ़ा आपके साथ एक चीज़ हुई होगी और बंदा देख के हैरान रह जाता है, आपने एक नंबर ऐड किया, वो आपको फेसबुक पे नज़र आना शुरू हो गया, वही बंदा होता हुआ कभी? वो बंदा ओए यार हमारा फ़ोन, ओए पता नहीं क्या हो गया है, ऐसे दिल में बात आती है ना, है कुछ नहीं हुआ, आपकी तमाम जितनी ऐप्स हैं वो अंदर कनेक्टेड है, ठीक है। वो एक दूसरे का डेटा एक्सचेंज कर रही होती हैं, वो नाम मैच करती हैं, और जो अब हम जिस ब्राउजिंग में जिस चीज़ में जी रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड AI ब्राउजिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके अंदर। तो वो अब व्हाट्सएप फेसबुक वालों का, इंस्टाग्राम फेसबुक वालों का, यार लोगों को नहीं समझ में आती। मुझे नहीं पता कि हम इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो गए कि लोग वो जैसे कहते हैं ना हमारा ब्रेन निकाल के लेके जाना उन्होंने। बहरहाल ये वो टेक्निकल बात है, लेकिन बहरहाल ये है वो कॉन्सेप्ट जो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइज की हम बात कर रहे थे। अच्छा, सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है जी, आपको कोई भी ब्लैकमेल कर सकता, जस्ट लाइक जैसे मैं नॉर्मली एक मिसाल देता हूँ, मैं ATM से अपने पैसे निकलवाने की पैसे दे रहा हूँ तो मुझे बड़े पैसे वो चुभते हैं, लोगों को नहीं चुभते, यानी कि ज़ाहिर आप हज़ारों निकलवा रहे हैं, क्या 25 रुपये 18 रुपये किसी ने कार्ड भी ले तो क्या जाता है,
लेकिन सिर्फ ये सोचें, जब ये कंपनियाँ ये कह रही होती ना हम तो नुकसान में जा रही हैं, तो मैंने उनके एक दफ़ा एक बंदे से बात की थी, मैं कहा तुम लोग तो नुकसान में जा ही नहीं सकते। यानी एक ट्रांजैक्शन तो नहीं होती होगी यार, पूरे मुल्क की आप शायद लाखों होती होंगी। तो टेक्निकली उन्होंने 18 लाख रुपया बना लिया किस चीज़ पे? एक छोटी सी एक मूवी आई थी, पता नहीं इंडिया की थी, बत्ती गुल और पता नहीं समथिंग, देखी है किसी ने? देखी हुई है? हाँ, वो मीटर शीटर वाली है समथिंग। उसमें वो ना एक बात करता है कि जी आपके मीटर के ऊपर ना एक लाइट लगी हुई है, उसके पैसे हम दे रहे हैं एज ए कंज्यूमर, हम ही दे रहे हैं ना, ठीक है, और उस लाइट का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा ही कहता वो। और ये टेक्निकली आप भी जाके देख लो तो कितनी कॉस्ट होगी उसकी, यानी आपके घर पे लाखों का बिल आता, हज़ारों का बिल आता, टेंशन 50 पैसे। जस्ट मेक इट अ लिटल बिट बिगर। उस मोहल्ले के घर, उस शहर के घर, यानी उस कॉलोनी के, उस शहर के, उस कंट्री के घर, तो वो करोड़ों में बात जाती है। यानी आज आपको फेसबुक ये कहना शुरू कर देना सिर्फ कि यार आप हमें $0.5 दे दिया करें पर ईयर, इमेजिन, हमें सब देना शुरू कर देंगे, कोई मसला नहीं है, पर ईयर क्या, लेकिन जस्ट सोचें वो हाउ मच मनी ही मेक। तो छोटा छोटा जो इम्पैक्ट होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मसला ये है कि वो हम सारे अपनी ज़िंदगी में इतनी बिजी, हमने तो ठीक है यार, एग्जैक्टली हर पेट्रोल पंप पे ये हो रहा है। यानी वो आपको पूरा लीटर देते ही नहीं है, वो आपको 889 मिलीलीटर देते हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो वो उन्होंने वहाँ पे काट, वो आपने देखा होगा कई दफ़ा जो है ना वो आपको पैसे, एक्चुअली एक दफ़ा ना एक किसी का मैसेज भी आया था स्टेट बैंक के किसी बंदे का कि जी जब आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाएं तो जो आपके 0.5 बचते हैं ना वो वापस लें उनसे, ठीक है, क्योंकि वो तो उनके बेनिफिट में जाते हैं। अच्छा, अब पेट्रोल पंप वाले थोड़े से क्या कहते हैं ना उनको, यार अच्छे हो गए हैं, अगर वो ₹1 ऊपर चला जा रहा है तो वो आपसे ₹1 ज़्यादा नहीं लेते। तो सेंट्रलाइजेशन का ये प्रॉब्लम है। जब आपका डेटा मल्टीपल जगहों पे पड़ा होगा तो कोई आपको ब्लैक नहीं करेगा, क्योंकि डेटा मल्टीपल जगहों पे पड़ा हुआ है। अब आप जिधर भी जाएं, यानी कि मैंने क्या करना है, मैंने जब अपनी रिक्वेस्ट भेजी तो वो उसने नियरेस्ट पीयर को पकड़ा, उससे उसने डेटा उठाया और मुझे उसने रिप्लाई बैक कर दिया, दैट्स इट। अब ज़रूरी नहीं है कि जी एक नोट डाउन हो गई, आपका पूरा डेटा सेंटर डाउन हो गया, अब जी आप बैठे हुए हैं बस जी वो आपने ATM कार्ड डाला हुआ बैठे हुए, अब रिस्पॉन्स ही कोई नहीं आ रहा, होता है ना। तो ये चीज़ डिसेंट्रलाइजेशन से, बाय द वे जितनी नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है ना इंक्लूडिंग 5G, वो डिसेंट्रलाइजेशन, आपकी तमाम नई टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइजेशन यूज़ कर रही हैं। कोई भी ऐसा नहीं, जैसे 5G के अंदर क्या टेक्नोलॉजी आने लगी है, आपने देखा होगा 5G के स्पेसिफिक फ़ोन्स आ रहे हैं, राइट, देखा ना। बेसिकली आपका फ़ोन एज ए बूस्टर काम करना शुरू कर देगा। यानी कि सपोज़ करें आपके, मुझे आई होप के लाहौर में तो कई जगहों पे ब्लैक होल्स हैं जहाँ पे आप चलते चलते ना आपकी वॉइस डिस्कनेक्ट हो जाती है। मुझे पेशावर का नहीं पता कि यहाँ पे हैं या नहीं है, कि आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, गाड़ी जा रही है और यकदम डिस्कनेक्ट हो जाती है कॉल, हुआ यहाँ पे होगा कोई ना कोई जगह। तो वहाँ पे ना चंद एरियाज़ हैं, वहाँ से आप गुजरे ना लाहौर के अंदर, तो वहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाती है कॉल, डिस्कनेक्ट का मैसेज आ जाता है आपको, ठीक है। अब वो जो चीज़ है ना उसको ख़त्म करने के लिए ये नई टेक्नोलॉजी आ रही है। यानी कि सपोज़ करें ये एक फ़ोन है, यहाँ तक सिग्नल आ रहे हैं, ये जो दूसरा बंदा है थोड़ी दूर बैठा हुआ, इस तक सिग्नल नहीं आ रहा है, बेसिकली ये सिग्नल का रेडियस है, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ये बूस्टर बन के उसको सिग्नल देना शुरू कर देगा। तो बेसिकली 5G आपको ये वाली टेक्नोलॉजी भी लेके आ रहा है। जैसे अच्छा फिर उसमें शेयरिंग की भी चीज़ें आ रही हैं, जैसे डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आप शेयरिंग भी तो कर सकते हैं बड़ी आसानी से। सपोज़ करें एक जगह पे बैंडविड्थ यूज़ नहीं हो रही तो पूरी की पूरी वो आपको दे दे, क्यों नहीं दिया जा सकता? अभी तो वो फ़ज़ाया हो जाती है ना। यानी सपोज़ करें खैर हम लाहौर में होते हैं ना, तो हम इसकी मिसाल मैं ऐसे देता होता हूँ कि जी 2 घर हैं, 3 घर हैं, सारे एक सेम इंटरनेट प्रोवाइडर से यूज़ कर रहे हैं, सब ने 10-10 MB का लिंक लगवाया हुआ। 2 का दिल करता, अब आपको शायद वो फैसिनेट नहीं करेगी जगह जिसका मैं लाहौर में नाम लेता हूँ, मैं नारायण का खान भेजता हूँ लोगों को, यहाँ पे मुझे नहीं पता, आप लोग कराची चले गए हैं, कराची आप लोगों को फैसिनेट करता होगा, आई डोंट नो, ठीक है, तो या लाहौर फैसिनेट करता होगा। तो आप लोग सोचें कि वो जो 2 लोग हैं वो लाहौर चले गए या कराची चले गए, अब उनका इंटरनेट जो बैंडविड्थ था ना वो फ्री पड़ी हुई है, वो उसी बंदे को नहीं मिल जानी चाहिए पूरे को, उसको 30 MB मिलनी शुरू हो जानी चाहिए। क्या ख्याल है? सो दैट्स बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, ये आप बेनिफिट उठा सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है ना।
कंसेंसस एल्गोरिदम, कंसेंसस का वही मतलब है जो कि जब आप इसको इंग्लिश से कन्वर्ट करते हैं ना उर्दू में, राय अम्मा जिसको कहा जाता है, सो दैट इज़ अ कंसेंसस। इसके डिफरेंट तरह के एल्गोरिदम्स डेवलप्ड हैं, यानी जो अभी चल रहा है, जो नॉर्मली बिटकॉइन या जिसके ऊपर हम बात करते हैं, दैट इज़ प्रूफ ऑफ वर्क, उसको यानी एथेरियम के अंदर प्रूफ ऑफ स्टेक पे कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा तकरीबन कुछ 16 या 18 और पे काम हो रहा है ताकि वो जो स्पीड है ना उसको बेहतर किया जा सके। यानी वो जो पोल्यूशन हम सुनते हैं ना, या हम एनर्जी सुनते हैं, वो इसकी वजह से ज़्यादा कंजप्शन हो रही है चीज़ों के अंदर, क्योंकि आपको देखना है कि कितने लोगों ने हाथ खड़ा करके कहा कि ये जो है, उन्होंने गवाही दी कि ये चीज़ ठीक है या नहीं ठीक है। 51% के लिए यू नीड, आपको बहुत बड़ी एनर्जी चाहिए उसके लिए, ऐसा ही है ना। तो वो प्रूफ ऑफ वर्क, यहाँ पे एक छोटा सा जो पिच पॉइंट है वो ये है कि कहीं पे भी आप ये सुने ना प्रूफ ऑफ का वर्ड, तो ये याद रखिएगा, मीन्स जो थर्ड वर्ड आ रहा ना आपके सामने, आपने उसको प्रूफ करना है। प्रूफ ऑफ वर्क मतलब कंप्यूटेशनल पावर आपने उसको दिखानी है कि मेरे पास ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर है टू विन दैट। स्टेक, मेरा स्टेक ज़्यादा है, कैपेसिटी, मेरे पास कैपेसिटी ज़्यादा है, कवरेज, मेरे पास कवरेज ज़्यादा है, राइट। तो ये होता है प्रूफ ऑफ का मतलब, ठीक है। तो ये कंसेंसस एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा इस टाइम उन पे काम हो रहा है, रिसर्च हो रही है, लोग उस पर काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी मैकेनिज़म्स पे और सारा कुछ। अभी हम जिन फंक्शनैलिटीज़ में जी रहे हैं वो इन 4 के अलावा तो कोई नहीं है। यानी आप एक कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ऐसा ही है। अच्छा, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है, या आप एक फ़ाइल, एक कंप्यूटर की एक फ़ाइल है, वो यही काम कर सकती है ना कंप्यूटर के ऊपर, क्रिएट हो सकती है, रीड आप उसको कर सकते हैं, आप उसको अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड CRUD फंक्शनैलिटी। इसको समझने के लिए नॉर्मली देखें 2 बातें होती हैं। मैं इसका एक हल आपको ये बता देता हूँ, सिर्फ इसके लिए नहीं, कहीं भी किसी भी नई चीज़ को जब आप सीखने जाएँ ना, उस पर थोड़ा सा पढ़ के जाएँ हमेशा। उसकी रीज़न है क्योंकि जब फिर तब वो बंदा बातें कर रहा होगा ना तो आपको समझ आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा ना, फिर आप मेरी तरह बैठे होंगे, क्या करूँ। CRUD फंक्शनैलिटी कहते हैं। CRUD फंक्शनैलिटी, आप लैपटॉप में कोई भी फाइल बनाते हैं, आप उसको या तो क्रिएट कर सकते हैं जब आप न्यू बना रहे होते हैं, देन आप रीड कर सकते हैं, अपडेट या डिलीट। ब्लॉकचेन के अंदर हमने इंटेंशनली क्या किया, ये 2 चीज़ें हटा दी बीच में से। आप या क्रिएट कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं, इसके अलावा चौथा तीसरा कोई काम नहीं है जो आप उसके साथ कर सकते हैं। इसी वजह से वो इम्यूटेबल बन गया। इम्यूटेबल मैंने शुरू में बात की थी ना, तो इसीलिए ये म्यूटेबल बन गया कि अब वो चीज़ ना तो अपडेट हो सकती है ना डिलीट हो सकती है, वो तो सारी ज़िंदगी के लिए पड़ी रहेगी। अच्छा, यहाँ पे अब क्वेश्चन आता है एक, यार अगर कोई चीज़ गलत हो जाए तो क्या करेंगे, कोई एंट्री गलत हो जाए, कोई चीज़ गलत हो जाए, अब क्या होगा। वो सारी ज़िंदगी आपको रिग्रेट रहेगा कि आपने गलती की क्यों है, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे आपके नाम से सेव रहेगी सारी ज़िंदगी। रिक्रिएट इज़ समथिंग कि वो एक नया रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। जैसे इसकी एक मिसाल देता हूँ, डिजिटल आइडेंटिटीज़ में वापस जाते हैं थोड़ी देर के लिए। सपोज़ करें अहमद मंजूर, दुनिया में एक है ना, वो मैं मिसाल नॉर्मली देता होता हूँ कि जी अभी अहमद मंजूर को कौन जानता है, यहाँ पे अदनान भाई जानते हैं, घर वाले जानते हैं, कोई दोस्त जानते हैं, सारों का मूड ख़राब हो जाए, सारे मुकर जाए, नहीं जी ये तो है ही नहीं, कोई नया आ जाए फिर, ठीक है ना। अभी तो यही है ना, इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वहाँ में मैं बेशक याद कराता हूँ, नहीं मैं ही हूँ। तो आपका अब सपोज़ कर लेते हैं ये जो एट्रीब्यूट्स हम कुछ बनाते हैं, लाइक कि जी हाइट है, डेट ऑफ बर्थ है, दाढ़ी है, सफ़ेद दाढ़ी है, ठीक है, ऐनक पहनी हुई है, लेफ्टी है, ये एक एट्रीब्यूट्स हमने बनाने शुरू कर दिए। उसमें कहीं पे जाके एड्रेस भी आता है। अब सपोज़ कर लें एक बंदा एक जगह पे पहले रहता था, अब वो किसी दूसरी जगह चेंज हो गया, तो वो रिकॉर्ड उधर ही रहेगा कि ये पिछला रिकॉर्ड था। जब उसने एड्रेस चेंज किया, उसकी जगह उसका एक नया रिकॉर्ड, नई आइडेंटिटी मिल गई। जैसे आप अपना कार्ड रीन्यू करवाते हैं, ठीक है ना, तो एक नई हैश, नई आपको डिजिटल आइडेंटिटी मिल गई कि ये ले जी अब नई उसके साथ, लेकिन वो उधर ही रहेगा। कल को किसी ने आपको ट्रैक करना है ना, तो ये नहीं कि आप मुकर नहीं सकते कि मैं वहाँ पे नहीं रहता था, आप वहीं पे रहते थे सारी ज़िंदगी के लिए, अब आप वहीं पे रहते हैं। बात फॉलो कर रहे हैं। तो ये इस चीज़ का फ़ायदा है आपको। वो जैसे होता है ना, अगर इसको एजुकेशन सेक्टर में सोचें, बाय द वे मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट वैसे हमारे यहाँ तो होता है ना, लोग मैट्रिक बाद में करते हैं, एमएससी पहले कर लेते हैं, नॉर्मल है हम सब के लिए ऐसी बात हम सब ने सुनी हुई है, ठीक है ना। ये नहीं हो पाएगा, ठीक है ना जी, ये कभी नहीं हो सकेगा। क्यों? क्योंकि
अब आप सोचें, आपने एक शिक लगा दी, एक एट्रीब्यूट डाल दिया कि आपका एमएससी में एडमिशन ही तब होगा जब आपने मैट्रिक किया होगा, आपको सर्टिफिकेट ही तब मिलेगा। खलील भाई का दिल करता है कि ये कुछ पैसे कमा लें, ये जो है ना हर बंदे का दिल करता है वैसे, लेकिन आप आज आपका थोड़ा ज़्यादा दिल करवा देते हैं ना, राइट। अच्छा, वो कहते हैं कि मैं जो है ना डिग्री एक गलत एंटर कर देता हूँ, ठीक है, वापस ब्लॉकचेन वाली उसमें जाएं, ब्लॉक ऐड हुआ, टाइम स्टैम्प, नेम, ब्ला ब्ला ब्ला, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, इन्होंने डिग्री ऐड कर दी। अब जब वो डिग्री की वेरिफिकेशन आती है तो वो डिग्री तो फॉल्स है, तो कौन बंदा फ़ौरन पकड़ा जाएगा? फ़ौरन पकड़े जाएंगे ना। कल्प्रेट को पकड़ना कितना आसान हो जाएगा, यानी कोई दो नंबरी नहीं कर पाएगा, आपकी करप्शन रुक जाएगी। यानी ये तमाम चीज़ें अगर आप सिर्फ एक दफ़ा सोचें ना ब्रॉडर वे में, तो आप जैसे चलें थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, आपको ना एक इमेजिनेशन में लेके जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। सोचिए कि हम लोग डिजिटल रुपी बना देते हैं, पाकिस्तानी रुपी को, ये हार्ड कैश ख़त्म करके हम क्या करते हैं, हम एक ई रुपी इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो कि आपके मोबाइल में, आपके वॉलेट में पड़ा हुआ है। सबसे पहला काम क्या होगा? अभी क्या गन पॉइंट पे कोई बंदा चीज़ें लेने आता है ना, मोबाइल भी दे दिया, पर्स भी दे दिया, भाई ये भी ले जाओ, हर चीज़ ले जाओ, थैंक यू वेरी मच। वो आपका मोबाइल ही सिर्फ लेके जा सकता है उस टाइम। अच्छा, अब वो मोबाइल तो ले गया, लेकिन वो उसको साइन इन नहीं कर सकता। अच्छा चलें, साइन इन भी कर लिया। आप में से कितनों को पता है कि आईफोन, मुझे बाय द वे मैं क्योंकि आईफोन यूज़र इसलिए मैं आईफोन की मिसाल दे रहा हूँ, कि आप आईफोन का डेटा घर बैठे अगर आपका चोरी हो जाए तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं। किसी को पता है इस बात का? ठीक है। और अगर आप वहाँ पे एप्पल को कॉल कर दें और इसमें आपने फाइंड मी का वो लगाया हुआ है ना, ठीक है, तो वो आपको ट्रैक भी करके बता देते हैं कहाँ पे है इस टाइम आपका फ़ोन, और आप अपने लैपटॉप वगैरह से भी ट्रैक कर सकते हैं। ये दैट्स अनदर थिंग। तो ये जो चीज़ है ना, अब वो बंदा उसमें साइन इन नहीं हो पाएगा, और आपका वॉलेट सिंपल है आपके, वो तो आपकी डिजिटल आइडेंटिटी से खुलना। अब आप जाते हैं, आप जाके तो नया फ़ोन ले लेते हैं, अपना दोबारा वॉलेट उसके अंदर करते हैं, तो आपके पैसे सारे के सारे बच गए। ये एक मिसाल है। अच्छा, अब अगली एक और चीज़ सोचते हैं कि वही ई रुपी सपोज़ करें 1 लाख रुपया, 1.5 लाख नहीं, कितने का डॉलर है यार, $1000 ताकि पूरे हो सकें। 168 ओके, 168 का डॉलर है। एक बंदे की तनख्वाह फिर हो गई ना 1,60,000 नहीं 68,000 राइट, 1,68,000 राइट। अच्छा जी, अब एक बंदे की सैलरी इतनी है। अब वो बंदा क्या करता है, वो बंदा ना उसने $1000 लेने हैं। अब वो जाता है किसी जगह पे लाइक वेस्टर्न यूनियन जाता है, और वहाँ पे जाके ना उनका QR कोड लगा हुआ सामने, क्योंकि हार्ड कैश तो है ही नहीं। उसने उनका QR कोड स्कैन किया, अब उनका जो भी अकाउंट है सामने आ गया, उसने डाला कि जी मुझे $1000 चाहिए, इतने पैसे मैं इनको उनके अकाउंट में डायरेक्ट भेज देता हूँ। भेज दी। आप लोग बाय द वे ऑलरेडी ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट जगहों पे। ईजी पैसा में आप लोग यूज़ करते हैं। एक और वो ऐप भी है जो डिस्काउंट दिलाती है, फीमेल्स को ज़्यादा पता होगा कौन सी ऐप है यार, कोई डिस्काउंट वाली ऐप भी आजकल बड़ी चलती है कि वो बड़े लोगों ने की हुई है, नहीं पता नहीं। वो QR कोड जगह जगह पे लगे हुए हैं, तो मैंने ज़्यादातर लाहौर में फ़ीमेल्स को ही देखा, वो उन्हीं के पास ही होती जाके, वो हमें इतना डिस्काउंट दे दो यार, इसलिए मैंने फ़ीमेल्स को वो किया था। अच्छा, तो वो जो है ना, अब वहाँ पे तो हम ऑलरेडी ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं बाय द वे, लेकिन नॉट इन दिस मैनर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब क्या होगा, जैसे ही उसने उसको स्कैन किया ना, अब पता लग गया कि $1000 उस बंदे ने सपोज़ करें, अब ई डॉलर नहीं है, वो हमसे टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, मैं उनको पीछे ले गया हूँ, ठीक, आपको हार्ड कैश देता है, ये नहीं $1000। अब आपके पास वो पूरा ट्रैक मौजूद है, आपसे कोई FBR मांगता है, FIA मांगता है, जो भी मांगता है कि इतनी सैलरी थी मेरी, ये मैंने $1000 लिया है, ये जी मैं अब शायद मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, मेरे पास $1000 है। तो आप करप्शन को रोक सकते हैं आसानी से, बहुत आसानी से, सिर्फ स्मार्टली इम्प्लीमेंट करनी है आपने चीज़ें, ठीक। और ये बंद क्यों हो गई? आ जाएगा, बातें ज़्यादा हो गई शायद, है? ओह सॉरी। अच्छा जी, इसको ना हम ब्लॉकचेन के नेटवर्क को कहते हैं ट्रस्टलेस नेटवर्क, ये इसका एक और नाम। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है कि नहीं जी, इसका तो नाम मोस्ट ट्रस्टेड नेटवर्क होना चाहिए, क्योंकि आप किसी थर्ड पार्टी पे तो ट्रस्ट ही नहीं कर रहे, आप तो सिर्फ सिस्टम पे ट्रस्ट कर रहे हैं। यानी चलें, इसकी एक और मिसाल आपको देता हूँ। अभी आप चेक लेने जाएँ कहीं से, तो आप किस पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं? आप ट्रस्ट कर रहे होते हैं उस बंदे पे जिसने आपको चेक दिया, या उस बैंक पे, या दोनों पे। ऐसा ही होता है ना। सपोज़ करें एक ABC बंदा है और उसने चेक आपको स्टैंडर्ड चार्टर्ड का दे दिया, तो
तो आप कहेंगे यार स्टैंडर्ड चार्टर्ड में अकाउंट है, चलो पैसे तो होंगे ही इसके पास, ठीक है। अच्छा, अब एक बड़ा जानने वाला बंदा उसने आपको ABC अकाउंट का चेक दे दिया, आप कहेंगे नहीं ये बंदा 2 नंबरी नहीं कर सकता। तो आप बेसिकली किसी थर्ड पार्टी पर ट्रस्ट कर रहे हैं। फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल उसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे सिस्टम के ऊपर, आप एक थर्ड पार्टी पर ट्रस्ट कर रहे हैं कि ये 2 नंबरी नहीं करेगा, ऐसा ही है। अब जी चेक आता है, चेक आपको दिया जाता है, आप चेक लेते हैं, चेक जाके जमा कराते हैं, चेक बाउंस हो जाता है 3 दिन के बाद, फिर जाके गालम गलोच होती है, फिर अगला चेक मिलता है, ब्ला ब्ला ब्ला, और ठीक है। ये इस तरह से अभी हम जिस दुनिया में जी रहे हैं ये वाली दुनिया। अगर सोचें कि उसके चेक लिखने से पहले ही आपको ये पता लग जाए कि उसके अकाउंट में इतने पैसे हैं कि नहीं हैं, वो उसको चेक लिखने ही ना दे, तब तक ज़िंदगी आसान नहीं हो जाएगी। आप कहेंगे नहीं भाई, जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, वो मुझे वहाँ से घुसने ही ना दे कि मेरे पास ब्लॉकचेन की सर्टिफिकेशन है कि नहीं है, और मैं ब्लॉकचेन पे बात कर रहा हूँ, है ना। वो मुझे कहे भाई हु आर यू, ना तुम्हारे पास कोई डिग्री, ना तुम हमें आगे बातें करी जा रहे हो, वो मुझे दरवाजे से एंटर ना होने दे। हो सकता है ना, जैसे आपने घर वालों के जो घर के गेट हैं वो किसके पास चाबी होती है घर वालों की, तो वो फिर अंदर आने देते हैं, कोई शक्ल जानी मानी होती है तो आने देते हैं, है, अदरवाइज वो कहते हैं भाई किधर है ठीक है ना। तो इसको हम ट्रस्टलेस नेटवर्क कहते हैं कि आपको एक थर्ड पार्टी पर ट्रस्ट नहीं करना। हाँ, यहाँ पे लोगों का वही क्वेश्चन आता है कि वाई नॉट मोस्ट ट्रस्टेड नेटवर्क, इसको हम मोस्ट ट्रस्टेड क्यों नहीं कहते। तो यस, देखें नई टेक्नोलॉजी या टर्मिनोलॉजी दिन ब दिन चेंज हो रही हैं। ये अभी वो टर्मिनोलॉजी नहीं है जो आप आज से 3 साल पहले मैंने जो पढ़ी थी उनसे बहुत चेंज हो चुकी हुई हैं, कुछ मिक्स हो गई हैं, कुछ आगे पीछे हो गई हैं। तो ये आपको साथ साथ चीज़ें पता लगती रहेंगी और आगे चीज़ें नज़र आती रहेंगी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे हम बात कर चुके हैं, लेकिन इसकी मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। सपोज़ कर लें एक बायर है और एक सेलर है, बायर सेलर। बायर ने जो चीज़ परचेज़ की है वो है $100 की, ठीक है। अब वो उसने उसको डायरेक्ट सेलर को पे नहीं की है, उसने वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बीच में एक जगह पे रखवा दी है कि जब इसको चीज़ मिले ये उसको वेरीफाई करे तब अकाउंट में पैसे जाएं। बात समझ में आ रही है। सेलर ने क्या किया, सेलर के लिए अब यहाँ पे सारा फ़ायदा तो बायर को मिल रहा है, सेलर को क्या मिल रहा है, सेलर को पहले से पता लग गया कि हाँ जी ये जो बायर है ना इसके पास इतने पैसे मौजूद हैं। सपोज़ करें $100 के, तो जी इसके अकाउंट में $200 हैं तो चीज़ वो भेजेगा, अदरवाइज वो चीज़ ही नहीं भेजेगा, ठीक। अब चीज़ यहाँ पे पहुँचती है, जो यहाँ पे चीज़ आई उसने जी, अब सपोज़ करें ये कौन सा लैपटॉप है, HP का लैपटॉप है, ठीक है। सपोज़ करें HP की प्रोडक्ट आई। अब HP की प्रोडक्ट जो है उन्होंने स्कैन किया, HP का कोई अपनी ऐप है, सॉफ्टवेयर है, उन्होंने स्कैन किया, देखा कि ओरिजिनल है जी, ये तो इस तारीख को, सपोज़ करें आज का डेट है 16, कि जी 15 तारीख को वहाँ से डिस्पैच हुआ था, 14 तारीख को ये बना था, पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आ गई। मैं कहता हूँ जी बिल्कुल जेन्युइन चीज़ है जी, मैंने वेरीफाई का बटन दबाया, पैसे फ़ौरन उसके अकाउंट में चले गए, उससे पहले पैसे नहीं जाएंगे। ये काम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो आपकी पूरी चीज़ को ऑटोमेट कर देता है। बात समझ रहे हैं मेरी, यहाँ तक बातें जितनी अब तक की हैं समझ में आई हैं। देखिए टाइप्स में जब हम बात करते हैं ना, पब्लिक प्राइवेट, शुरू में बात की थी, पब्लिक है और प्राइवेट है, ओपन और क्लोज्ड। आपको 4 कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेंगे, पब्लिक ओपन, पब्लिक क्लोज, प्राइवेट ओपन, प्राइवेट क्लोज्ड। 4 जो पहले वर्ड लिखा हुआ नज़र आएगा ना आपको टाइप में, दैट मीन्स पे उस पर राइट कौन कौन कर सकता है, ठीक है। दूसरे पे जो लिखा हुआ नज़र आएगा उसको रीड कौन कौन कर सकता है। तो पब्लिक ओपन का मतलब है हर बंदा उसको राइट कर सकता है, हर बंदा उसको रीड कर सकता है। पब्लिक क्लोज हर बंदा राइट कर सकता है लेकिन पढ़ उसको चंद लोग सकते हैं। प्राइवेट लिख कोई सकता है, चंद गिने चुने लोग सीख सकते हैं, पढ़ हर बंदा सकता है। फॉर योर आइज ओनली वाला प्राइवेट क्लोज्ड, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स आपको देखने को मिलेंगी, इनके अलावा कोई 5वीं टाइप नहीं होगी। अभी मैंने जो बातें की हैं ये कुछ चीज़ें हैं आपके सामने, इनको इधर फिट करके देखें कौन सी किस में आती है। वो फिर मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़ी देर के लिए इमेजिनेशन में जाके करें, यानी कि सोचें कि कौन सी चीज़ किसके अंदर किस डब्बे में फिट होती है। देखें इन्वेंट्री चंद लोग एंटर कर सकते हैं, उसको देख सब सकते हैं, रीड सब कर सकते हैं, डेटा कोई चंद लोग एंटर कर रहे हैं,
ये सब मतलब भी तो अभी फॉर एग्जांपल मैं जो हूं, हाँ। मैं भी यूनिलीवर का प्रोजेक्ट सप्लाई चेन नहीं देख सकता। Like, सर अगर आप उनकी चाहें जहाँ से आपने परचेज करनी है चीज़ तो इन्वेंट्री देख सकते होंगे ना। हम अभी प्राइवेट हम उसकी तो बात ही नहीं, हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तो बात ही नहीं कर रहे अभी। अभी किस तरीके से कैसे आएगा देखें, इन्वेंट्री जो होती है ना, होता ये है कि आप जब ई कॉमर्स की बात करते हैं ना, आप ई कॉमर्स हर बंदा देखता है, ऑनलाइन परचेज करते हैं ना चीज़ें जाके, आप उसको चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इन्वेंट्री कोई बंदा ऐड कर रहा होता है ना उसके अंदर, एक ख़ास कंपनी ऐड कर रही होती है, तो प्राइवेट हुआ सिस्टम। देख उसको आप सब रहे हैं, परचेज आप सब कर सकते हैं उसमें से, तो क्या हुआ? तो प्राइवेट ओपन हुआ। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऊपर से गुजर गई, चलो शुक्र है यार। अच्छा, और किसको देखें? डिफेंस प्रोग्राम, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। लॉ एनफोर्समेंट किस में आएगा? चलो वेरी गुड। ये कौन सी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी? प्राइवेट क्लोज में। मैं कहा सारे प्राइवेट क्लोज बड़ा बात कर रहे हैं तो प्राइवेट क्लोज का पूछता हूँ। ठीक है, प्राइवेट क्लोज हो गया ना, क्योंकि आप अपनी चीज़ें किसी से शेयर तो नहीं कर रहे। ये वो वाली होती है, अगर आप लोगों में से जो प्रोफेशनल लोग हैं वो कई दफ़ा बॉस एक ईमेल करता है फॉर योर आइज ओनली, पढ़ के डिलीट कर देना। ये वो वाली है, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए क्या कहते हैं, कौन सी चीज़, जैसे कुछ चीज़ें ये कुछ इस तरीके से चीज़ें होंगी। जैसे आजकल वोटिंग का बहुत रौला पड़ा हुआ है। अब वोटिंग का मैं इसलिए पूछने लगा हूँ, ये 2 के अंदर आएगा, कौन सी 2 में आएगा और क्यों आएगा? सवाल ये, क्योंकि बहुत सारी ऐसी टाइप्स भी होंगी ना चीज़ों की जो कंसोर्शियम में होंगी। ऐसा तो नहीं है कि टिपिकली एक में जाएगी। किन 2 में आएगा? अगर मैं बात करूं कि वोटिंग जो है, क्यों सर? आज वजह भी बतानी, सिर्फ जवाब नहीं देना है की गल हुई सर, तुक्के नहीं मारने ना। पब्लिक ओपन में तो सारी ज़िंदगी नहीं आ सकता भाई। आप वोट दे सकते हो लेकिन आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। चेंजेस नहीं कर सकते, हाँ जी, चेंज नहीं कर सकते। क्या बनेगा? पब्लिक क्लोज्ड। दूसरा क्या बनेगा? प्राइवेट क्लोज भी नहीं बनेगा। ये प्राइवेट ओपन बनेगा। सर प्राइवेट ओपन बनेगा क्योंकि वहाँ के जो लोग होते हैं, हाँ। जो इलेक्शंस जी हाँ। हाँ, जिन्होंने वो जो लोग हैं ना, यानी कि जो आपके क्या कहते हैं उम्मीदवार जो खड़े हो रहे हैं, उनका डेटा इलेक्शन कमीशन ने ऐड करना है। वो एक अथॉरिटी है और वो चंद लोग ऐड कर सकते हैं। तो प्राइवेट वोट सब ने कैस्ट करना है, ओपन देख उनको सब सकते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट ओपन नंबर 1। अच्छा, अब वोट सब ने कैस्ट करना है, पब्लिक, रिजल्ट चंद लोग देख सकते हैं, क्लोज्ड। तो ये 2 कंसोर्शियम में इसका भी वो बनता है, ठीक है। सर ये जी 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 प्लीज़। सर ये जो आपने वीडियो गेम लिखा था, वीडियो गेम पब्लिक ओपन में, जी जी, क्यों? कैसे वो ओपन है सर? देखें, वीडियो गेम सब खेल सकते हैं। कैंडी क्रश आप भी खेलते होंगे, मैं भी खेलता हूँ। मैं हर अब तो नहीं खेलता, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन शुरू में मुझे बोर ही लगी थी। वैसे कोई भी गेम आप खेल सकते हैं, ठीक है। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसको पब्लिक ओपन में ही बनेगी ना। जैसे जो करेंसी है वो पब्लिक ओपन में, क्योंकि आप अपने वॉलेट में इंफॉर्मेशन ऐड भी कर रहे हैं, डिलीट भी कर रहे हैं, ऐसा ही है ना। ये थोड़ा सा डिटेल टॉपिक हो जाता है, लेकिन इस पर फिर कभी बात करेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। लेकिन ये इसके अंदर ही आती। आप देखें, बात ये है कि अगर आपको लगता है ना, जैसे एक प्राइवेट गेम है जिसमें आप ये चीज़ें नहीं इस तरह से नहीं कर रहे, ठीक है, तो फिर उसकी टाइप चेंज हो जाएगी। बहुत सारी टाइप ज़रूरी नहीं है कि वो किसी एक में ही रहें। जैसे मैंने आपको वोटिंग यहाँ पे एक में लिखी हुई है, लेकिन ये स्लाइड तब बनी थी, ये जहाँ से मैंने ली है, ये पुरानी स्लाइड है, ठीक है, लेकिन अब वो चेंज हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें कंसोर्शियम में भी तो बन रही होंगी ना। तो ये चीज़ भी जहन में रखिएगा। ये बताने का सिर्फ मकसद पता है कि आपको दिखाने का, इन चीज़ों को सिर्फ सोचना शुरू करें। ये सोचने का वो क्या कहते हैं ना, पहला कदम है कह लें, ठीक है। यानी अभी तक हमने जितनी चीज़ें डिस्कस की हैं ना, तो ये उसका पहला कदम टाइप है कि ठीक है जी, अब नेक्स्ट आपने इनको डिफरेंट जगहों पे रख के देखें कौन सी चीज़ कहाँ पे फिट होती है। हमने अभी बात की पब्लिक और प्राइवेट की। ये फ्रेमवर्क है, यानी कि इथेरियम और हाइपर लेजर 2 इस टाइम सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं। एक हाइपर लेजर है जो कि प्राइवेट के लिए यूज़ होता है, और एक इथेरियम है जो कि पब्लिक के लिए यूज़ होता है। आगे
इसकी कुछ टाइप्स पे काम हो रहा है कि इसको प्राइवेट के लिए भी लेके आ रहे हैं डिफरेंट नाम से। इसके अंदर डिफरेंट तरह के जो है ना वो हैं फ्लेवर हैं जो कि प्राइवेट उन्होंने ऑलरेडी ओपन सोर्स गिटहब के ऊपर रखे हुए, आप डाउनलोड करें अपने नाम से, आप उसको ऊपर कोई भी चीज़ें चेंजेस करना शुरू कर दें तो आप कर सकते हैं। अच्छा सॉरी, इथेरियम के अंदर जितनी भी प्राइवेट अभी हमने पब्लिक चीज़ें की हैं ना, यानी कि आपने अगर कोई सो कॉल्ड पब्लिक चीज़ बनानी है ना तो वो आप इथेरियम के नेटवर्क पे बनाएंगे। ठीक, जैसे आजकल बड़े लोगों को शौक चढ़ा हुआ डिजिटल करेंसी बनाने का, वो इसके ऊपर बना रहे होते हैं। ठीक है, वो किसी ऐसा नहीं होता है कि उन्होंने नई चीज़ ले आई या वो या क्या कर रहे होते हैं, या बिटकॉइन का ओपन सोर्स उठा के उसमें कोई चेंजेस करके तो अपने नाम से डाल रहे होते हैं, या कोई एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसी जिसके उसको नहीं, तो वो इस पर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इस पर डिटेल में क्या कहते हैं, हम तो पूरे कोर्सेज पढ़ते हैं इसके ऊपर। ठीक है, इसलिए इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन बस सिर्फ ये बताने का यहाँ पे मकसद ये था कि आप लोगों को एक ना रिसर्च के लिए चीज़ मिल जाए कि अब आपने आगे क्या करना है, यानी ताकि आप लोगों को ये समझ आ सके कि जी नेक्स्ट अगर आपने पब्लिक में काम करना है तो दिस इज़ योर थिंग, और अगर आपने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करना है देन हाइपरलेजर। अच्छा, प्राइवेट में और पब्लिक में एक और चीज़ है, पब्लिक के अंदर कोई ना कोई करेंसी, कोई ना कोई वैल्यू ऐड होती है। वैसे तो पूरे ब्लॉकचेन में कोई ना कोई वैल्यू ऐड होती है, लेकिन प्राइवेट की अपनी कोई करेंसी नहीं होती या अपना कोई टोकन नहीं होता, ये याद रखिएगा हमेशा। जैसे पब्लिक नेटवर्क है ना, जैसे आपका जो ये iOS का जो मार्केट प्लेस है, क्या कहते हैं उसको, एप्पल स्टोर जो है, एप्पल स्टोर है या गूगल स्टोर है, ठीक है, वहाँ पे अगर आप अपनी ऐप रखते हैं ना जाके तो आपको एक फ़ीस पे करनी होती है ईयरली, ऐसा ही है। तो ये उस तरह की, अगर आपने कोई अपनी ऐप रखनी है ना यहाँ पे जाके तो आपको एक फ़ीस पे करनी पड़ेगी। हाइपरलेजर में ऐसा कुछ नहीं है, वो आप डाउनलोड करें, उसके ऊपर अपनी चेंजेस करें और अपना एक नेटवर्क बना लें, कोई आपको नहीं पूछेगा ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, अगेन वही जो प्राइवेट चीज़ों के लिए सप्लाई चेन में यूज़ होगा, सप्लायर ये तो जितनी भी आपकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जितनी चीज़ें यूज़ करेंगी ना, ये कंसोर्शियम है IBM का और लाइनक्स फाउंडेशन का एक्चुअली, तो वो हाइपरलेजर पे काम कर रहे थे। इस टाइम इसके 52 के करीब प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ठीक, वॉलमार्ट ने इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन की है, वो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर जाके पढ़िएगा। बेनिफिट्स इतना बोल लिया, बेनिफिट्स तो समझ आए गए होंगे यार। ठीक है, सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और, नॉर्मली लोग ना एक क्वेश्चन करते हैं कि सर ब्लॉकचेन तो बहुत एक्सपेंसिव सोल्यूशन है। खैर एक्सपेंसिव रहा नहीं, अब अगर लोगों को तरीका आता तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ब्लॉकचेन अब क्या करें, तो ब्लॉकचेन आपने वहाँ पे यूज़ करना जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, हर जगह पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यानी जहाँ पे डेटाबेस से काम हो सकता है, मुझे पब्लिक वेरिफिकेशन नहीं चाहिए, मैं क्यों ब्लॉकचेन यूज़ करूँगा, मुझे ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए, मुझे डिसेंट्रलाइजेशन नहीं चाहिए, मैं क्यों यूज़ करूँगा। तो उसका एक अपना मैट्रिक्स है जिसके ऊपर आप काम करते हैं और देन आप उसके ऊपर जो है ना अपना डिसीजन लेते हैं। तो इट्स इंपॉर्टेंट। ये ऐसे होता है कि जब आपने सपोज करें डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो आप प्रॉपर सर्वेज करते हैं। जिस तरीके से आप कोई ऐप अगर बनाने लगते हैं, वो हमारे यहाँ लोगों को आदत है कुछ इस तरह की कि जी बना दी चीज़, अब बिक नहीं रही, क्या करें। ये हमारे यहाँ एक छोटा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब आप उसको ख़ुद सोचें कि नहीं जी, पहले आपने सर्वे भी करना है और उसके बाद आपने बताना है कि जी ये सोल्यूशन मैं आपको बना के दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ, उससे अगली स्टोरी। तो यस, पब्लिकली वेरीफाइबल, सिक्योर बहुत ज़्यादा हो जाता है आपका सोल्यूशन। रियल स्टेट का काम होता है, लोग क्या करते हैं, फर्दर निकलवाओ, मुझे यहाँ सेम प्रोसेस होगा जो पंजाब में पटवारी नाम और पता नहीं क्या कब्जा तो नहीं है। थोड़ी देर के इसको सोचें कि आपके उस पेपर के ऊपर एक QR कोड लगा हुआ है, और जब आप उस QR कोड आपको बना के दिया है किसी भी अथॉरिटी ने, यहाँ पे हमारे लाहौर में यहाँ पे कौन सी है PDE हो गई, ठीक है, PDE ने अपनी एक ऐप निकाली है, आप जाते हैं जाके तो आप उसको स्कैन करते हैं, आपको पूरा बता देता है पहला बायर ये था, जमीन इसने परचेज की थी, इसकी जो कटिंग हुई थी इस तरीके से हुई थी, पता नहीं सपोज करें 100 कनाल की जगह थी उसमें से 1 कनाल ये है, और जी फिर नीचे 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 सबसे पहले इसने परचेज की, इसने घर बनाया। इवन आप मटेरियल तक उसके अंदर लिख सकते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं अगर वहाँ पे घर बना हो। अब चीज़ें आसान नहीं होंगी एक आम आदमी के लिए। आपका जो वही है ना कि अब इनसे मैंने एक चीज़ परचेज करनी है, मैं क्या करूँगा, मैंने वो पेपर पकड़ा, मैंने उसको वेरीफाई किया, अब मुझे पता लग गया कि वो क्यों होना है, तो मैं सीधा पैसे उठाऊंगा, ये अपने को ओनरशिप वाटर सिस्टम में वापस देना।
ये सिर्फ वहाँ पे ओनर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और चीज दूसरे बंदे की हो सकता है, क्या ख्याल है, बात समझ में आती है? कार रजिस्ट्रेशन को भी एक बार सोच के देखें इसी तरीके से। किसी को पता है कार में कितने स्पेयर पार्ट्स होते हैं? मेरी बड़ी नहीं आई है, कोई पता नहीं, सर्च किया सर, सर बात किसी ने खींचा है, ताकत कुछ ना 32,000 नट बोल्ट्स को डाल के एक गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स 32,000 या सर 32,000 के 100 नहीं होते भाई, 1000 होते हैं, ठीक है। सर तो मैं बस एक ही वो बस एक ही नजर आती है ना। देखो उसमें पता नहीं कितने बोल्ट्स लगे होते हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या कुछ होता है। इंजन के अंदर आपको इंजन तो ऊपर से क्लास नजर आता है, उसके अंदर देखो पता नहीं क्या क्या कुछ होता है, ठीक है ना। 32,000 के करीब उसके अंदर स्पेयर पार्ट्स। आप इन सारों का अगर डेटा उसमें रखना शुरू कर दें, गाड़ी एक्सीडेंट का हुआ, उसकी रिपोर्ट लिखी गई, कितने स्पेयर पार्ट चेंज हुए, हो सकता है। यानी एक नट बोल्ट खराब हो गया ना, बहुत पड़ जाता है, पता है। तो आप कार एक्सीडेंट, कार चोरी की तो नहीं है, ये सब चीजें आप कर सकते हो। बड़ी आसानी है, क्या ख्याल है? नई गाड़ियां ले गए हैं, कैसे लेनी है, क्या होना है, कब बनी है। जैसे मैं आपको लैपटॉप की मिसाल दी थी, गवर्नमेंट रिकॉर्ड दुबई इस टाइम ये कर रहा है कि अपने तमाम गवर्नमेंट रिकॉर्ड जो है ना उनको लेके आ रहा है ब्लॉकचेन पे। यानी ये बहुत दूर की बात नहीं कि आगे हो सकता है अगले साल या आप जब जा रहे हो वो चीज आपको जो आपका वीजा है वो ब्लॉकचेन पे आ रहा है। वो आपको सिर्फ एक QR कोड भेजेंगे, आपका वीजा भी है, आपका टिकट भी है, बस दिया वहाँ। अब वो आपने सिर्फ अपने ऐप के ऊपर वो दिखाना। यानी आपने से जिन लोगों ने स्मार्ट बोर्डिंग की भी किसी ने की है, स्मार्ट बोर्डिंग की है, सॉरी ई-गेट 1, यस स्मार्ट बोर्डिंग है जी। तो इसमें क्या होता है, आप सिर्फ, मैं तो खैर जब ऊबर वगैरह पे जा रहा हूँ, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, मैं तो मीटर करता हूँ वहाँ पे जाके सिर्फ आपको तमाम चीजें जमा करानी होती हैं, तो उसके बाद आप कह रहे हैं। तो स्मार्ट बोर्डिंग आपकी हो सकती है। आप उसी को सोचेंगे, आपको सिर्फ एक उसका आपके वॉलेट के ऊपर आ जाए कि जी ये जो है आप आपकी टिकट की आपको कोई जरूरत नहीं है प्रिंट लेके जाने की और ये करने की और वो करने की, सब आइडेंटिटी मैनेजमेंट आप लोगों को ऑलरेडी बता दें। ये फार्मा का एक छोटा सा वो है, ये इसका पूरा लाइफ साइकिल है। बनता कब है मेडिसिन, पेशेंट का। यहाँ पे आप सिर्फ एक मिसाल सोचें, कभी आप लोगों ने ये चीज सुनी है कि कोई चीज रिकॉल कर ली गई है? रिकॉल का पता है, सुना है कभी किसी ने? जैसे गाड़ियां रिकॉल हो जाए, अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो तो रिकॉल हो जाती है। जैसे ये जो आईफोन कोई आया था वो भी रिकॉल हो गया था, हाँ वो रिकॉल हो जाता है। सपोज करें एक मेडिसिन गलत आ गई, अब वो मेडिसिन अभी तक हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं है इसका कि किस किस पेशेंट के पास जा चुकी हुई है ऐसा ही ना। लेकिन थोड़ी देर के लिए इसको आप सोचें, दोबारा से इमेजिनेशन नहीं होगा। सोचें जिस बंदे ने मेडिसिन ली उसने स्कैन किया और परचेज की, तो डेटा उसका चला गया कंपनी के पास कि बंदे ने परचेज की है। अब जब वो कोई गलत मेडिसिन सपोज करें, लोगों को पता लगता है कि यार इसमें तो कोई इंग्रेडिएंट गलत डालेंगे, जब वो रिकॉल करेंगे उसको तो एंड तक जाके वो रिकॉल कर सकते हैं। अभी तो सब सिर्फ ये है मेडिकल स्टोर तक रिकॉल की जा सकती है, जो ले गए वो उन्होंने खा ली, तबीयतें भी खराब करा ली, सारा कुछ हो गया। ये सिर्फ आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। तो रिकॉल करना कितना आसान हो सकता है अगर वो पूरा डेटा आपके पास लाइफ टाइम के लिए इम्यूटेबल पड़ा हुआ है। फिर वही बात क्वालिटी, अभी ये जो जगह होती है, ये जो एक्सपायरी मेडिसिन होती है ना, उनको यहाँ पे वापस लाया जाता है नए नाम से, नई पैकिंग से, नई एक्सपायरी से किसी दूसरे कंट्री में दिया जाता है, और ये सब कुछ होता है। यानी इस टाइम अगर आपको मैं बताऊं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में 30% रेशियो है फेक मेडिसिन, और 250 बिलियन की मार्केट है, $250 बिलियन की मार्केट है फेक मेडिसिन। तो इसको आप ठीक कर सकते हैं बड़ी आसानी से अगर आप ट्रैक करना शुरू कर दें।
नहीं इंडस्ट्री किस इंडस्ट्री में यूज है, हर इंडस्ट्री में यूज होता है। जहाँ पे इंटरनेट यूज होता है वहाँ पे आपका ब्लॉकचेन यूज होता है। लोगों के लिए नहीं बड़ी एक हवा आ रही है, पता नहीं कहाँ पे कहाँ नहीं यूज हो सकता, क्या हो सकता है। रिटेल, एजुकेशन, यू नेम इट, एनर्जी, गवर्नमेंट, सप्लाई चेन, क्या बड़ी यूज कर रहे हैं। व्हाट्स नेक्स्ट? अच्छा, यहाँ पे ना एक और मिसकॉन्सेप्शन ये है नॉर्मली कि जी अगर आपने ब्लॉकचेन पढ़नी है ना तो जी आपको प्रोग्रामर होना बड़ा जरूरी है। मैं प्रोग्रामर नहीं, ठीक है, मैं आर्किटेक्ट, मैं ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट, मैं ब्लॉकचेन सिक्योरिटी प्रोफेशनल, मैं रूल्स एंड रेगुलेशन व्हाइट पेपर लिखता हूँ। इसी तरह आपको सेल्स के लोग भी चाहिए। सिर्फ फर्क यहाँ पे ये आता है कि जी आपको एक्चुअली 3 तरह की जॉब आएंगी जो बड़ी मेजर जॉब है। एक तो मेरे जैसे लोग जो आर्किटेक्ट टाइप के हैं, रेगुलेटर हैं, देन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट वो बंदा होता है जिसको पूरे इकोसिस्टम का पता होता है, लाइक कि हेल्थ केयर का पता है, लाइक आपको सप्लाई चेन के पूरे इकोसिस्टम का पता है, देन जाके नहीं ड्राइव कर सकते हैं। यानी किसी ने इकोसिस्टम को समझाना ना आपको कि जी इसमें ये चीजें होती हैं, ये स्टेप्स हैं, वो कौन बताएगा? लेकिन उनको मेजरली ब्लॉकचेन का पता होना जरूरी है। बेसिक लेवल पे पता होगा लेकिन पता होना जरूरी है। नहीं पता होगा तो आप गाइड ही नहीं कर पाएंगे कि आप आगे क्या करना है, ठीक है? तो इस तरह और सेल्स के लोग बेच नहीं पाएंगे जब तक उनको पता नहीं होगा ब्लॉकचेन बेचना क्या है। वो नॉर्मली तो वो होता है ना जब जाके तो सैमसंग का क्या आईफोन बेचा है, आईफोन का क्या सैमसंग बेचा है, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है ना? वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? अदनान भाई के साथ मिलकर ना इसमें हमने जो कोर्सेज एक्चुअली थोड़े से वो किए थे ना, वो थी एक तो थी ब्लॉकचेन की मास्टर क्लास, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली आपके जो बेसिक्स रियल टाइम एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, ये बेसिक से लेकर तो आर्किटेक्ट लेवल तक की तमाम चीजें हैं इसके अंदर, जिसके अंदर प्रोग्रामिंग को सिर्फ बेसिक लेवल पे टच किया जाएगा, ठीक है? ये एक मास्टर क्लास है बेसिकली, और इसके अंदर हम लोगों ने तमाम वो चीजें डाली हैं जो आम आदमी के जानने के लिए जरूरी है। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा एडवांस ले जाते हैं कि आप आर्किटेक्ट भी बन सकते हैं, आप रेगुलेटर भी बन सकते हैं, और अगर आपको ये चीजें आ जाए उसमें से थोड़ी बहुत, तो वो भी आपको समझ में आ सकती है। देन प्रोग्रामिंग का है ये एथेरियम। अगर कोई पब्लिक ब्लॉकचेन के ऊपर जाना चाहता है, उसको अगर एथेरियम सीखना है तो ये चीज है उसके लिए, ठीक है? इसका पूरा एक कोर्स आउटलाइन है जो कि आपके हिसाब से ऑब्वियसली मिल जाएगी, ठीक है? इसी तरह हम लोगों ने हाइपर लेजर का एक पूरे का पूरा बनाया। हाइपर लेजर के फ्लेवर्स कितने हैं, क्या चीज है, बहुत डिटेल में हाइपर लेजर को हम लोगों ने डिस्कस किया। हाइपर लेजर की डेवलपमेंट किस तरीके से होनी है, आपको अगर सप्लाई चेन की सपोज करें आपको एक इकोसिस्टम डेवलप करना है किसी कंपनी के लिए, तो वो आप कैसे डेवलप करें? तो वो यहाँ पे जैसे अभी जो एक बुक कैंप चल रहा है वो चल रहा है हाइपर लेजर सॉर्ट ऑफ के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं सॉल्व किया। तो उसके डिफरेंट नाम है, जैसे आइडेंटिटी मैनेजमेंट के हाइपर लेजर इंडी यूज होता है, ठीक है? हाइपर लेजर उसका यूज होता है। सप्लाई चेन के लिए हाइपर लेजर फैब्रिक यूज होता है, हाइपर लेजर सॉर्ट ऑफ यूज होता है। यानी ये अगली बात है, तो इनको जरूर आप लोगों को देखना पड़ेगा कि ये मेरी बुक का QR कोड है। अगर आप लोगों ने किसी ने लिंक पे जाना डायरेक्ट तो यहाँ से जा सकते हैं, आपको स्कैन करके